किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखो वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखो वो अपने आप में गुम है। जुबां तो मिलती है मगर हम जुबां नहीं। निदा फजली जी ने तो वैसे शेर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए लिखा था, लेकिन ये शेर फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी के ऊपर सबसे सटीक बैठता है तो वो है रेखा जी। ऐसा लगता है जैसे शेर बना ही उनके लिए है। जैसे ही रेखा जी का नाम सामने आता है तो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस पर्सनालिटी सामने आती है। क्या कहें उनके बारे में। रेखा जी के जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जहाँ पिछले 5 दशक की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार, एक ग्लैमरस लाइफ। दूसरी तरफ एक और पहलू भी है, एक ऐसी अभिनेत्री जिसको वैसे तो सब कुछ मिला, लेकिन उसने जो चाहा वो उसको कभी नहीं मिला। रेखा जी कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, वो तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन उसमें उम्र कम थी इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई। पिता थे जेमिनी गणेशन, साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अपने दौर के। माँ पुष्पावली, वो भी साउथ में एक एक्ट्रेस थी। रेखा 2 बहनें थी, वैसे 6 भाई बहन हैं, लेकिन जेमिनी गणेशन से सिर्फ 2 बहनें। भानु रेखा, जी हाँ, रेखा का जो पूरा नाम है वो भानु रेखा है, लेकिन स्क्रीन नेम उन्होंने अपना रेखा रखा और पूरा जीवन रेखा नाम के साथ ही गुजारा। एक और बहन राधा। रेखा जेमिनी गणेशन की अगर कहा जाए, उसे कहा जाए तो नाजायज संतान थी। रेखा की माँ को, रेखा को जेमिनी गणेशन ने कभी अपना नाम नहीं दिया। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। माँ वैसे तो फिल्म एक्ट्रेस थी, लेकिन बच्चे होने के बाद फिल्म करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैसे रेखा 13-14 साल की हुई तो पुष्पावली जी ने, रेखा की माँ ने, रेखा को हीरोइन बनाने का प्रयास करना शुरू किया। वो रेखा को लेकर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाने लगी। 1966 में उनको रेखा को पहली फिल्म भी मिल गई साउथ में। धीरे धीरे साउथ में काम मिलने लगा और 1969 में रेखा को पहली हिंदी फिल्म मिली, अनजाना सफर। हीरो थे विश्वजीत। अनजाना सफर वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अपने कंट्रोवर्शियल सीन के लिए बहुत याद की जाती है। हिंदी सिनेमा का पहला लिप लॉक सीन जो विश्वजीत और रेखा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। रेखा कहना है कि उनको बताया नहीं गया था। विश्वजीत और डायरेक्टर चाहते थे कि ऐसा एक सीन पिक्चराइज हो जाए, लेकिन रेखा को ये नहीं बताया गया। विश्वजीत और डायरेक्टर ने आपस मिलकर एक साजिश की। रेखा को उस सीन के बारे में कुछ पता नहीं था। रेखा को खाली ये पता था वो आने वाले हैं, और विश्वजीत आए और ज़बरदस्ती उनको पकड़ा और एक 5 मिनट लंबा किसी सीन पिक्चराइज हुआ। जब सीन खत्म हुआ, रेखा तो हैरान थी और रो रही थी। एक तरफ जहाँ रेखा रो रही थी, यूनिटी सारे लोग हंस रहे थे। खैर, अनजाना सफर रिलीज हुई। सफल तो नहीं, लेकिन रेखा को एक फायदा हुआ, उस सीन की वजह से उनको और बहुत सी फिल्में मिल गई। अब हिंदी फिल्मों में रेखा की गाड़ी चल निकली थी। रेखा की उम्र कम थी और आगे जो फिल्में उनको मिल रही थी वो भी कुछ ऐसी, एक इस तरह का सीन जरूर होते हैं, जैसे किसी में बिकनी का सीन होता, किसी में कोई नहाने का सीन आ जाता, तो इस तरह के सीन चलते रहते। काम मिल रहा था, उनको घर चलाना था, उनके ऊपर 5 भाई बहनों और माँ की जिम्मेदारी थी, तो उनको काम तो करना ही था। अब साल आ गया 1971। एक और नए लड़के की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई रेखा के ही साथ। ये हीरो थे विनोद मेहरा। 1-2 फिल्में इन्होंने साथ में की।
और इनका अफेयर शुरू हुआ। रेखा ने बचपन से पारिवारिक कलह देखा था, तो एक सुखी विवाहित जीवन बिताना चाहती थी। साथी के रूप में उनको सामने विनोद मेहरा दिख रहा था। दोनों ने एक शादी भी कर ली, चुपचाप शादी कर ली। विनोद मेहरा रेखा को लेकर अपने घर गए, लेकिन विनोद मेहरा की माँ ने रेखा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। रेखा जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी तो उनकी माँ ने उनको धक्का दिया और मारने के लिए चप्पल तो उठा लिया। रेखा वहीं पर रोने लगी। सब कुछ छोड़कर रेखा अपने घर आई। विनोद मेहरा फिर पीछे पीछे आए और रेखा को समझाया कि जो हुआ उसको भूल जाओ, तुम कुछ दिन शांत रहो, मैं माँ को समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रेखा की माँ, विनोद मेहरा की माँ कभी नहीं समझी और रेखा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। रिश्ता वहीं खत्म हो गया। खैर, रेखा का करियर चल रहा था। रेखा करियर पर कोई असर नहीं था। रेखा की जो इमेज थी अब तक, अर्ली 70s तक, एक बोल्ड एक्ट्रेस की थी। ऐसी बोल्ड एक्ट्रेस जिसको कुछ सीन्स वैसे सीन्स बोल्ड होते थे लेकिन वल्गर नहीं होते थे। कुछ सीन्स ऐसे सीन्स तो देती है, लेकिन वो जुबान से बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। वो प्रेस के सामने कुछ भी बोल देती थी। तो एक ऐसी इमेज, एक वाचा प्रवृत्ति की नायिका की इमेज रेखा की बन गई थी, जो अपने जीवन में सीरियस नहीं है, कुछ भी बोल देती थी और लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी। अचानक गायब हो जाती, 2-2 दिन तक घर में फ़ोन नहीं उठाती, सेट पर लेट आती, डायलॉग्स का भी कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा खासा सीन चल रहा है, बीच में डायलॉग भूल जाती। तो एक ऐसी लड़की जो काम तो कर रही है, फिल्में मिल रही हैं, फिल्में हिट भी हो रही हैं, लेकिन करियर को लेकर सीरियस नहीं है। इस बीच में रेखा को जो फिल्में मिल रही थी वो इसी तरह की फिल्में थी। कुछ फिल्मों में मेन हीरोइन थी, लेकिन टॉप के स्टार्स में उनकी गिनती नहीं होती थी। जैसे उस दौर में टॉप की स्टार थी हेमा मालिनी के साथ भी उन्होंने 2 फिल्में थी तो गोरा और काला और धर्मात्मा, जिनमें लीड हेमा मालिनी कर रही थी और रेखा का सपोर्टिंग रोल था। और उनको लीड के तौर पर जो फिल्में मिल रही थी, जैसे नमक हराम थी, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना के ऑपोजिट रेखा थी, तो उसमें होना नहीं होना उनका बराबर था। कहानी इन्हीं दोनों के ऊपर थी, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। और भी फिल्में जो मिल रही थी, धर्मात्मा जिसमें रेखा लीड में थी, नवीन निश्चल हीरो थे, लो पूरी फिल्म प्राण के ऊपर बेस्ड थी। तो कोई ऐसा रोल उनको नहीं मिल रहा था जिसमें हीरोइन का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। मतलब काम मिल रहा था, चल रहा था, फिल्में आ रही थी, एक स्टार है, हीरोइन है, लेकिन कोई सीरियस एक्ट्रेस में अभी उनकी गिनती नहीं थी। साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन काम मिल रहा था रेखा को। साल आया 1975। अमिताभ बच्चन अब तक एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित हो चुके थे। जब उनकी जंजीर हिट हुई, जंजीर के बाद शोले, रोटी कपड़ा और मकान, काफ़ी फिल्में हिट हुई। लेकिन दीवार से जो एक अलग किस्म का एक्टर आया, उस फिल्म को देखकर रेखा बहुत प्रभावित हुई और रेखा हैरान थी कि ये इतना पोटेंशियल इस एक्टर ने कहाँ छिपा के रखा था। जो दीवार का उनका कैरेक्टर था और जो उस कैरेक्टर में उनकी इंटेंसिटी थी और जिस तरह से बच्चन साहब ने परफॉर्म किया था, वो लाजवाब था। तब तक अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी जया भादुरी, जो जया बच्चन बन चुकी थी। जया भादुरी और रेखा की दोस्ती अर्ली 70s से ही थी। इवन दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते भी थे। रेखा जया भादुरी को दीदी कहती थी और अमिताभ को तब भी जानती थी, लेकिन अमिताभ का ये पोटेंशियल रेखा को ने नहीं देखा था। उनको ये नहीं पता था कि इस एक्टर के अंदर इतना पोटेंशियल है। प्रभावित तो थी वो अमिताभ से अर्ली 70s से ही। वो अर्ली 70s में अमिताभ कोई स्टार नहीं बने थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, अर्बन कल्चर से बिलोंग करते थे। प्रधानमंत्री के परिवार से उनके पारिवारिक संबंध थे। पिता देश के महान कवियों में से एक थे, हरिवंश राय बच्चन। उनको राष्ट्रकवि का दर्जा मिला हुआ था। तो एक तरफ जहाँ पब्लिक स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी। वहीं लिटरेचर वाला बैकग्राउंड था, इससे उनकी हिंदी अच्छी थी और एक डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। तो दीवार देखने के बाद रेखा प्रभावित हुई। सौभाग्य से अगले ही साल 2 अनजाने में उनको अमिताभ के साथ काम करने का मौका मिला। रेखा ने खुद बताया था कि 2 अनजाने के सेट पर जब उन्होंने अमिताभ को देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आदमी इतना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कैसे हो सकता है। टाइम पर पंक्चुअल है, बिल्कुल टाइम पर सेट पर आता है।
और जब सेट पर आता है पूरी तैयारी के साथ आता है। वो चाहे 2 पेज का सीन हो, 4 पेज का सीन हो, 8 पेज का सीन हो, एक टेक में होके कर देता है। समय से आता है, समय पर घर चला जाता है और सबके साथ बड़े प्यार से बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ रेखा थी, उनका एक अलग तरफ का बिहेवियर था। सेट पर लेट आती थी, अक्सर वह डायलॉग्स भूल जाती थी। यूनिट मेंबर के साथ उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहता था। जो चाहती जिसके वो उसको बोल देती। अमिताभ को देखकर रेखा के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। उन्होंने अमिताभ को ऑब्जर्व करना शुरू किया। रेखा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब पहले उनकी मुलाकात हुई थी अमिताभ के साथ 2 अनजाने के सेट पर, तो अमिताभ पहले आकर बैठे हुए थे। जाहिर हो सेट पर बहुत पंक्चुअल थे, उस टाइम पर आए थे। रेखा आराम से लेट आई, मेकअप रूम में गई, मेकअप करके रेडी होकर आई और जैसे ही वहाँ बैठी सामने तो अमिताभ को उन्होंने हेलो कहा। तो अमिताभ ने उनकी तरफ से देखा और हेलो का जवाब कुछ इस तरह से दिया। अमिताभ ने उनको देखा और कहा कि अपना डायलॉग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। रेखा सुनकर हैरान रह गई। और यहाँ से हो सकता है वो जो अट्रैक्शन था, यहीं से उनका अमिताभ के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। दिन बीतते गए, 2 अनजाने की शूटिंग खत्म हुई। बीच बीच में ये मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती अफेयर में बदल गई। और शायद कुदरत भी कुछ ऐसा ही चाहती थी। 2 अनजानों के बाद लाइन से इन दोनों की जोड़ी की फिल्में, इन दोनों के पास फिल्मों की लाइन लग गई। एक साथ इन्होंने कई फिल्में की। 2 अनजाने हैं, इस में गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, आलाप, खून पसीना, लाइन से जितनी फिल्में करते इन दोनों को आती एक साथ ही मिलती। अब ये दोस्ती अफेयर में बदल चुकी थी और 1 साल के अंदर रेखा के अंदर जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया था। जो रेखा पहले मोटी थी, रेखा ने अपने फिगर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने डिक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो सेट पर सबके साथ बदतमीजी से बातें करती थी, स्वभाव में परिवर्तन आ गया। सेट पर वक्त पर आने लगी और अभिनय में उनका जो परिवर्तन है वो आने वाली फिल्मों में देखा जा सकता है, खास करके मुकद्दर का सिकंदर में, जहाँ रेखा जहर खाकर मरती है। उस सीन देखकर जया बच्चन भी हैरान रह गई थी। और वो सीन देखने के बाद जया बच्चन को ये विश्वास हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि जो इंटेंसिटी उस सीन में है, रेखा और अमिताभ की परफॉर्मेंस में है, वो बिना किसी रिश्ते के नहीं आ सकती है। और जया बच्चन तो क्योंकि खुद एक बड़े कमाल की एक्ट्रेस थी, तो ये समझ चुकी थी बिना किसी रिश्ते के ये इम्पैक्ट सीन में नहीं मिल सकता है। और यही से उन्होंने अमिताभ पर नज़र रखना शुरू किया। खैर, अफेयर तो शुरू हो गया था। अमिताभ ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा ने कभी कुछ नहीं छिपाया। जो उनका पहले का स्वभाव था, बाकी सब तो बदल गया था, वो नहीं बदला था। जो उनके दिल में होता वो जुबान पर होता। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई बार स्वीकार किया कि हाँ, मैं अमिताभ से प्यार करती हूँ और अमिताभ भी मुझसे प्यार करते हैं। समय गुजरता जा रहा था। साल था 1980। ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी हो रही थी और अचानक रेखा ने सबको हैरान कर दिया। वो मांग में सिंदूर लगाकर शादी में पहुंच गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सिंदूर किस लिए लगाया। ये किस्सा लगभग 1 साल तक फिल्म मैगजीन्स की सुर्खियां बना रहा। अमिताभ टॉप पर थे, लेकिन कुछ फिल्में पिटी थी, तो इसलिए अमिताभ को थोड़ी चिंता हो रही थी। और यश चोपड़ा एक फिल्म अनाउंस कर रहे थे, सिलसिला। हालांकि फिल्म तो 1978 में ही अनाउंस हो गई थी, तब इसकी स्टार कास्ट कुछ और थी। स्मिता पटेल और परवीन बवी थे। फिर स्टार कास्ट चेंज हुई, पद्मिनी कोल्हापुरी आ गई और स्मिता पटेल आ गई। फिर स्टार कास्ट चेंज हो गई और जया बच्चन और रेखा आ गए। लेकिन जया बच्चन और रेखा कैसे आए? मैंने सिलसिला वाले एपिसोड में इस बारे में कुछ कहा भी है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, इसके लिए आइडियल चॉइस तो जो पहली चॉइस थी वो बहुत अच्छी थी, स्मिता पटेल और परवीन बावी। जो उसके बाद जो कास्टिंग हुई पद्मिनी कोल्हापुरी की, वो भी बुरी नहीं थी। लेकिन ये जया बच्चन और रेखा
ये इस फिल्म के लिए परफेक्ट कास्टिंग कभी नहीं हो सकती है। असली जीवन के प्रेमियों को और असली जीवन के पति पत्नी को कोई स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि किसी गर्लफ्रेंड कौन है, किसका बॉयफ्रेंड कौन है, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। ये सिर्फ क्योंकि अमिताभ बच्चन और रेखा का फेयर उस दौर में सुर्खियाँ बना हुआ था, हर मैगजीन के कवर पर होता था, तो उसको कैश करने के लिए, वो चाहे यश चोपड़ा ने की बदनीयती रही हो या अमिताभ बच्चन की रही हो, जिसकी भी रही हो, उसी को कैश करना चाहते थे दोनों। और इसको बदनीति कहूँगा, और बदनीति से किया हुआ कोई काम कभी सफल नहीं हुआ, जीवन में कभी सफल नहीं होता है। और वही सिलसिला के साथ हुआ। अच्छी खासी कहानी, बेहतरीन संगीत, कलाकारों का बेहतरीन अभिनय, डायरेक्टर की बेहतरीन ब्लॉकिंग, बेहतरीन शॉट डिवीजन, सबके ऊपर इसी बदनीति ने पानी फेर दिया और सिलसिला पूरी तरह फ्लॉप है। ये वो समय था जब धर्मेंद्र और हेमामालिनी की शादी हुई थी और रेखा को लगता था कि ऐसा मेरे जीवन में भी हो सकता है, अमिताभ मुझसे शादी करेंगे। और अमिताभ शादी का मन बना भी चुके थे, लेकिन साल था 1982। कुली के सेट पर एक भयानक हादसा हुआ और अमिताभ लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए। ये दुर्घटना इतनी बुरी थी कि किसी को विश्वास नहीं था कि अमिताभ वापस आएंगे। सबको ही लग रहा था कि वो शायद हो सकता है अमिताभ या तो इस दुनिया को छोड़ चले जाएंगे और या तो पूरी जीवन अपाही जीवन कर रहेंगे। ये हादसा वैसे तो अमिताभ के जीवन में हुआ था, लेकिन ये रेखा के जीवन पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। इस हादसे से बाहर आने के बाद जैसे अमिताभ ठीक होकर बाहर आए और उन्होंने शूटिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इस हादसे की वजह हो या चाहे जो वजह रही है, इस हादसे के बाद अमिताभ ने पूरी तरह रेखा से किनारा कर लिया। ऐसा भी हुआ कि रेखा अमिताभ को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ एडमिट थे, लेकिन उनको अमिताभ को देखने तक नहीं दिया गया। अमिताभ के परिवार वालों ने रेखा को वहीं से बाहर से वापस भेज दिया। रेखा ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि वो समय मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर था। जब मैं हॉस्पिटल में देखने गई थी, जिस साथ मैंने इतना काम किया था, जिस साथ मेरा उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा अफेयर था, मैं उनसे प्रेम कर दी, उन्होंने कहा जिनके साथ मैंने इतना काम किया था, जिनको मैं इतना पसंद करती थी, लेकिन मुझे उनको देखने तक नहीं दिया गया। इसको 1984 में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, अपने दिल की बातों को सामने रखा था कि मैं तो दूसरी औरत हूँ, तो मुझे हमेशा एक नकारात्मक रूप से ही देखा जाएगा। जो पहली बीवी होती है वो चाहे ज़बरदस्ती पहली बीवी हो, चाहे पति उसके साथ ना रहना चाहता, लेकिन फिर भी हमेशा उसको उसके लिए समाज के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। तो मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। रेखा ने एक तरह से जया बच्चन के ऊपर कटाक्ष किया था। खैर, ये मिड-70 जा चुका था, अमिताभ पॉलिटिक्स में जा चुके थे। अब रेखा ने भी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उनके दिल में वो टीस हमेशा रही, फिल्में करनी चालू कर दी और सफल फिल्में दे रही थी। उसके बाद भ्रष्टाचार आई, जाल आई। हालांकि भ्रष्टाचार तो इतनी सफल नहीं, लेकिन जाल बहुत ज़्यादा सफल हुई थी। संसार सुपरहिट हुई थी। तो रेखा का फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था और ये अमिताभ की संगत का ही असर था कि रेखा की दौर की अभिनेत्रियाँ अब तक कैरेक्टर भूमिका में आ चुकी थी। राखी माँ का रोल करने लगी थी, हिमा जी चरित्र भूमिकाएँ करने लगी थी, जीनत अमान शादी करके सेटल हो चुकी थी और उनका भी फिल्मों से बाहर थी। लेकिन रेखा अब तक डटी हुई थी, टॉप के स्टार्स में गिनती थी, हाईली पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी और लीड रोल कर रही थी। 80 निकल गया, अमिताभ फिर पॉलिटिक्स से वापस आ गए, फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन रेखा से उन्होंने किनारा बना कर ही रखा। यहाँ तक कि रेखा के बारे में चर्चा तक नहीं करते थे किसी इंटरव्यू में। कभी कोई पूछ लेता तो जबरदस्ती इतना जवाब देते कि हम दोनों के साथ काम किया था, बहुत अच्छी अभिनेत्री है, एक फॉर्मल आंसर देते। साल आ गया 1990। दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से रेखा ने शादी की। उनकी मुलाकात करवाई थी दोनों की कॉमन फ्रेंड, मुकेश अग्रवाल और रेखा की कॉमन फ्रेंड दीप्ति नवल ने। रेखा ने शादी की, शादी करके 2 महीने के लिए हनीमून पर गई। हनीमून से वापस आने के बाद रेखा फिर फिल्मों में बिजी हो गई और चल रहा था। अचानक एक न्यूज आई कि मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली है।
और इसका ठिकरा पूरी तरह से रेखा के तौर पर फोड़ा गया था। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री, रेखा जिसका हिस्सा थी, जिसको रेखा का साथ देना चाहिए था, इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने रेखा के पक्ष में बयान दिया हो। या तो लोगों की जुबान बंद थी, और या तो जो लोग, जिन लोगों ने अपना मुंह खोला, उन्होंने रेखा के रेखा के विरोध विरुद्ध विरुद्ध जाकर ही बयान दिया। जैसे सुभाष जी ने कहा था कि अब इसके बाद शायद कोई शरीफ परिवार किसी फिल्म एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। अनुपम खेर ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता मैं रेखा का सामना कैसे करूँगा, उनकी वजह से अब एक वहम की बन गई है। ऐसे और भी कुछ बयान सामने आए थे, किसी ने रेखा के पक्ष में बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो लोग, उन लोगों ने भी रेखा के पक्ष में बयान नहीं दिया जो लोग कभी रेखा के करीबी हुआ करते थे। लेकिन रेखा ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। एक ये भी खबर आई थी कि मुकेश अग्रवाल ने जो आत्महत्या की, वो रेखा का दुपट्टा अपने गले में डालकर की। सिर्फ इस बारे में रेखा ने कहा था कि आप लोग, जब एक पत्रकार ने रेखा से पूछा कि उन्होंने आपका दुपट्टा अपने गले में डालकर आत्महत्या की थी, तो रेखा ने कहा कि आपसे किसने कह दिया कि उन्होंने मेरा दुपट्टा अपने गले में डालकर आत्महत्या की थी। सिर्फ इतना कहा था। बाकी रेखा ने ना किसी के पक्ष में कुछ कहा, ना किसी के विरोध में जाकर कुछ कहा, अपनी जुबान बंद रखी। जबकि हकीकत यह थी कि यह तो सच है कि रेखा अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। दीप्ति नवल ने इन दोनों की मुलाकात करवाई थी। एक बार दीप्ति नवल ने रेखा से कहा था कि एक बिजनेसमैन है जो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो उस समय तो रेखा ने कुछ नहीं कहा। फिर जब दूसरी बार दीप्ति नवल ने कहा तो पता नहीं रेखा के दिल में क्या आया। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे उनका नंबर दो, मैं बात कर लूँगी। रेखा ने मुकेश अग्रवाल को फ़ोन किया। मुकेश अग्रवाल को विश्वास नहीं हुआ कि जिसके इतने बड़े फ़ैन हैं वो खुद उनको फ़ोन कर रही है। मुकेश अग्रवाल ने मिलने का समय मांगा, रेखा ने मिलने का समय दिया। बॉम्बे में दोनों की मुलाकात हुई, कुछ और बातें हुई, कुछ और मुलाकातें हुई। शायद मुकेश अग्रवाल ने प्रपोज किया। रेखा ने देखा कि अच्छी फैमिली के व्यक्ति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। मुकेश अग्रवाल ने रेखा को अपने पूरे परिवार से मिला था, तो परिवार भी रेखा को अच्छा लगा। तो एक पारिवारिक सहमति के बाद रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो रेखा के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अब मुकेश अग्रवाल रेखा के ऊपर दबाव बनाने लगे कि मेरी इस मिनिस्टर से बात कर रहा हो, मेरे बिजनेस को ये फायदा होगा, इस फिल्म स्टार से बात कर रहा हो। रोज फिल्मी पार्टियां आयोजित करते और जबरदस्ती सारे फिल्मी लोगों को बुलाया जाता। रेखा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। रेखा बिल्कुल एक घरेलू महिला की तरह अपना जीवन बिताना चाहती थी। यहाँ तक कि रेखा जब उनके घर भी जाती है तो परिवार के सारे लोगों के साथ बैठती, कोई स्टार टेंट्रम नहीं, ये भूल कर कि मैं कोई स्टार हूँ, मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, एक आम बहू की तरह रहती। और रेखा यही चाहती थी, जबकि मुकेश अग्रवाल इसके बिल्कुल उलट थे। वो घर में भी रेखा को एक सेलिब्रिटी की तरह रखते थे और हर दूसरे दिन फिल्म पार्टियाँ देते थे। अब रेखा के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मैं राजीव गांधी से मुलाकात करूँ, मैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करूँगा। रेखा ने कहा कि हाँ ये सच है कि मैं राजीव गांधी को जानती हूँ, लेकिन मेरी उनसे ऐसे संबंध नहीं है कि मैं कभी उनके यहाँ चाय पे चली जाऊँ। फिर कहा कि मेरी माधव राज सिंधिया से मुलाकात करो, उनसे दोस्ती होगी तो मेरे बिजनेस में बहुत फायदा होगा। रेखा इन सबसे परेशान हो गई थी और 2-4 महीने वहाँ दिल्ली में इस तरह गुजारने के बाद, और 2-4 महीने में 20 से 25 पार्टियाँ हुई थी। रेखा देखकर इरिटेट हो गई और रेखा ने फिर बॉम्बे आने का फैसला कर दिया। रेखा वापस बॉम्बे आ गई और फिल्मों में बिजी हो गई। अब जो पार्टियाँ पहले दिल्ली में होती थी वो बॉम्बे में होने लगी। मुकेश अग्रवाल बॉम्बे आकर पार्टियाँ देने लगे। रेखा इन सबसे इतनी परेशान हो गई कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से बिल्कुल दूरी बना ली, एक तरह से बात करना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपने आप को फिल्म बिजी कर लिया। और अब तलाक की फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगी। तब तक ये रेखा उस समय किसी टूर पर थी, किसी इवेंट में लंदन गई हुई थी और वहाँ एक खबर आई कि मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली है। बाद में रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल इससे पहले भी 3 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे। डिप्रेशन के बहुत बड़े मरीज थे। ये सब बातें रेखा को शादी पहले नहीं पता थी। खैर इस हादसे के बाद मीडिया ने और फिल्म इंडस्ट्री ने रेखा को एक विलेन बनाकर पेश किया, लेकिन रेखा ने हमेशा की तरह बिल्कुल दमदार तरीके से वापसी की। और इसके बाद जो रेखा ने फिल्में की वो पहले से ज़्यादा बड़ी फिल्में।
ये खिलाड़ी खिलाड़ी आई, अब इंसाफ होगा आई, गीतांजलि आई, और इन सारी फिल्मों में रेखा का सेंट्रल कैरेक्टर था। और ये सफ़र अब तक जारी है। रेखा को उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी है। रेखा जी अब तक सक्रिय हैं और आज भी उतनी खूबसूरत हैं जितनी वो 70s में हुआ करते थे। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं उनको लंबी उम्र दे, वैसे ही हम लोगों का मनोरंजन करती रहें और उनका चार वैसे ही कायम रहे। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।